जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग फिर बीपीएससी तैयारी 4.0 के एक नए सेशन के साथ जुड़े हैं। दोस्तों आज हम लोग टॉप 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन साइंस का लेकर आए हैं, जहां आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, जो बीपीएससी तैयारी 2.0 और 1.0 दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। और इन क्वेश्चन की मदद से दोस्तों आज हम लोग बहुत सारे नए क्वेश्चन को भी सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, ये आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट रहने वाला है यह साइंस का पार्ट, कि आप लोग यदि यहाँ से बिहार पुलिस के लिए भी पढ़ रहे हो तो वहां भी आपको काम करेगा, और जो बीपीएससी टीचर के लिए पढ़ रहे हैं तो उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही आपको बिहार पुलिस यहाँ भी आपको काम कर जाएगा। बिहार एसएससी इसके लिए पढ़ रहे हो तो ये भी आपको काम करेगा। और रेलवे आप लोग जानते ही हैं कि रेलवे जो इसका साइंस एक जान की तरह बना हुआ है, और ग्रुप डी में भी यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, तभी जाके आप लोगों को जब भी हम इस तरह का वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो दोस्तों देखिए हमारा टाइमिंग क्या है कि हम लोग मॉर्निंग सुबह 6 बजे मैथ्स और रीजनिंग का क्लास हम लोग पढ़ते हैं, जहां हम लोग बेस्ट कॉन्सेप्ट और प्लस ट्रिक के साथ मैथमेटिक्स को सोल्व करने और रीजनिंग को सोल्व करने सीखते हैं। साथ ही अगर हम लोग शाम में 6 बजे बात करें तो जहां आपको जीके, जीएस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहता है। तो आइए दोस्तों बिना देर के हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर और देखते हैं आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आइए हम लोगों का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन है CaCO3 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपको दे रखा है 40%, दूसरा क्या है 30%, तीसरा 12% और चौथा क्या है 21%। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये देखेंगे कि किसमें कार्बन की मात्रा पूछ रही है। तो CaCO3 इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं संगमरमर। इसी का दूसरा नाम है क्या, खड़िया, और इसी का दूसरा नाम क्या है तो कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इन सारे चीजों को हम लोग इस नाम से जानते हैं CaCO3 को। देखिए सबसे पहले अगर हम लोगों को इसमें कार्बन की मात्रा निकालनी हो तो सबसे पहले पूरे ये जो यौगिक दिया हुआ है इसका हमें निकालना पड़ेगा क्या, तो आणविक द्रव्यमान यानी मॉलिक्यूलर मास आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो देखिए कैल्शियम जो है इसका आणविक द्रव्यमान 40 ग्राम होता है, उसी तरीके से कार्बन का कितना होता है 12 ग्राम, और एक ऑक्सीजन का होता है 16 है कितने तो 3। सबको ऐड कर लीजिए तो 40 प्लस 12 प्लस 16 या 48 हो जाएंगे, और सबको जोड़िए तो कितना निकल के आ रहा है तो 100 ग्राम इसका आणविक द्रव्यमान आ रहा है। तो देखिए इन 100 ग्राम में से कार्बन आपको कितना दिख रहा है, तो कार्बन आपको दिख रहा है 12। इसी का परसेंटेज चाहिए कार्बन परसेंट, तो कार्बन आपका हो गया 12। टोटल मात्रा जो है 100 है, परसेंटेज में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल कट के कितना आ जाएगा तो 12%। देखिए इस सवाल का सही आंसर जो होगा वो क्या रहने वाला है 12%, अतः ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप लोग किस तरह से निकाले सीखे। जैसे हम बात करें CO2 में भी आपसे पूछ सकता है कि O2 की प्रतिशत मात्रा क्या है, तो आपको इसी ढंग से इसको बनाना है। तो देखिए जैसे हम लोग बात करें कार्बन का होता है 12 ग्राम, एक ऑक्सीजन का होता है 16 है कितने 2, तो ये हो जाएंगे 12 प्लस 32 जोड़ लीजिए कितने हो गए 44। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा देखिए क्या है, तो O2 लिखा हुआ है तो एक ऑक्सीजन का होता है 16, आपको 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा तो 32। इसमें प्रतिशत मात्रा चाहिए तो 32 हो गया टोटल। O2 कितना में से है तो 44 में से, और प्रतिशत में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से काटिए 8, 4 से काटेंगे 11, तो ऊपर हो जाएंगे 800/11, तो 11 सत्ते 77, 3 रह गया, 11 दूनी 22 रह गया 8। अब यहां से आप लोग 72.8/11% जो हो जाएंगे CO2 में क्या हो जाएंगे ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा। तो अतः इस तरह का कोई भी सवाल रहेगा तो इस ढंग से आपको परसेंटेज ज्ञात करना। तो आइए बढ़ते
दूसरे सवाल की ओर। देखिए दूसरा सवाल आपके पास क्या है, ये करा सोडा वाटर जो कि हम लोग कोल्ड ड्रिंक के रूप में उपयोग करते हैं, सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा है। पहला ऑप्शन बोल रहा है मौलिक अम्ल होगा, दूसरा बोल रहा है लैक्टिक अम्ल होगा, तीसरा बोल रहा है कार्बोनिक अम्ल और चौथा बोल रहा है ग्लूमेटिक अम्ल होगा। तो इनमें कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको जवाब देना है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, ये जो मौलिक अम्ल दिया गया है इसको याद रखिएगा कि खट्टे फल होता है तो उसमें पाया जाता है, और सेब में भी आपको देखने को मिलता है कौन सा मौलिक अम्ल। अगर लैक्टिक अम्ल की बात करें तो ये किस में पाया जाता है, तो दही में पाया जाता है और दूध में पाया जाता है कौन सा, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और अगर हम लोग ग्लूमेटिक एसिड की बात करें तो ये ग्लूमेटिक एसिड किस में उपस्थित रहता है, तो गेहूं में। इसी तरीके से कार्बोनिक अम्ल की बात करें तो ये आपका किस में पाया जाता है, तो ये आपको मिलता है किस में, तो सोडा वाटर में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो कार्बोनिक अम्ल, ये जो है आपको कार्बोनिक अम्ल इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 पास आइए। देखिए तीसरे में कह रहा है कि निष्क्रिय लिटमस, देखिए निष्क्रिय लिटमस की बात कर रहा है और बोल रहा है कि का रंग कैसा होता है। जो लिटमस होता है आप सभी लोग जानते होंगे कि लिटमस जो है ये प्राप्त कैसे होता है, ठीक है। लिटमस जो है ये किससे प्राप्त किया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा थेलोफाइटा वर्ग का एक पौधा होता है, ठीक है। कौन सा, थेलोफाइटा वर्ग का जो पौधा होता है उसका नाम क्या है, तो लाइकेन। क्या नाम है, तो लाइकेन जो है इसी लाइकेन से प्राप्त किया जाता है क्या, तो इसी से प्राप्त किया जाता है लिटमस। और लिटमस का जो वास्तविक रंग होता है, इसका वास्तविक रंग कैसा होता है, तो वास्तविक रंग होता है इसका तो बैंगनी होता है। अतः जो निष्क्रिय लिटमस होते हैं उसका रंग कैसा होता है, बैंगनी। अगर हम लोग बात करें कि लिटमस जो है एक प्राकृतिक सूचक होता है, ठीक है। क्या होता है, तो प्राकृतिक सूचक होता है। लिटमस की बात करें, ये अम्लीय विलयन में अगर देखा जाए लिटमस को, तो ये अम्लीय विलयन में कौन सा रंग प्रदान करेगा, तो लाल रंग प्रदान करता है। जबकि इसी को हम लोग किस में बात करें, तो क्षारीय विलयन में, तो क्षारीय विलयन में ये कौन सा रंग प्रदान करता है, तो लिटमस क्षारीय विलयन में नीला रंग आपको प्रदान करता है इसमें। तो इस तरीके से इस सवाल का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, आइए हम लोग देखते हैं अगला सवाल क्या कर रहा है। देखिए इसमें बोल रहा है क्या कि इनमें से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो आया है इनके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें हाइड्रोकार्बन का, ये हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये दो तरह का होता है। एक होता है कौन सा, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एक होता है कौन सा, तो दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो दो तरह का हाइड्रोकार्बन देखने को मिलता है, एक संतृप्त और दूसरा क्या, असंतृप्त। इसे ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, एल्केन के नाम से जानते हैं। इसमें आपको दो तरह का हाइड्रोकार्बन देखने को मिलता है, एक होता है कौन सा, एल्कीन, और दूसरा कौन होता है, एल्काइन होता है, ठीक है। एक एल्कीन होता है, दूसरा क्या, एल्काइन होता है। अगर हम लोग इसका सामान्य सूत्र की बात करें तो CnH2n प्लस क्या होता है, 2 होता है, और एक कार्बन दूसरे कार्बन से एकल बंध अर्थात सिग्मा बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। इसी तरीके से एल्कीन की बात करें, एक कार्बन दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ता है, जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड और एक क्या रहता है, पाई बॉन्ड। इसका सामान्य सूत्र की बात करें तो CnH2n होता है। जबकि एल्काइन में बात करें, एक कार्बन दूसरे कार्बन से किस बंध से जुड़ता है, तो ट्रिपल बंध द्वारा जुड़ता है,
और इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n माइनस क्या होता है तो 2 होता है। तो आप लोग देखिए इसका अगर हम लोग ग्रुप देखा जाए तो इसमें बनने वाला ग्रुप कौन होता है तो ये होता है मीथेन, दूसरा होता है एथेन, तीसरा क्या होता है तो वो होता है कौन प्रोपेन, और चौथा कौन होता है तो ब्यूटेन होता है। इस तरीके से चलता है, अर्थात इसमें एन वर्ड जुड़ता है, इसमें इन जुड़ता है, जैसे मेथिन, एथीन ये सभी इसमें जुड़ता है, प्रोपीन और बात करें ब्यूटीन और बात करें पेंटीन ये सभी इसमें जुड़ता है। इसमें अगर हम लोग बात करें आइन जोड़ना, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा तो मेथाइन, ये क्या बन जाएंगे तो एथाइन, और ये क्या हो जाएंगे तो प्रोपाइन, और ये अगला क्या हो जाएंगे तो ब्यूटाइन। कहने का मतलब इसमें कौन सा वर्ड जुट रहा है तो आइन, इसमें क्या जुट रहा है इन, और इसमें क्या जुट रहा है तो एन। तो आप लोगों को इस आधार पर पकड़ना है कि कौन सा इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसके बारे में। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें। तो देखिए सबसे पहले ब्यूटेन, इसमें एन वर्ड जुटा है, पेंटेन इसमें भी एन जुटा है, एथाइन इसमें देखिए आइन वर्ड आके जुट गया है, और प्रोपेन इसमें आके एन जुटा है। तो देखिए पहला दूसरा और तीसरा, ये चौथा जो आपका पहला दूसरा और चौथा ये आपका एल्केन ग्रुप का है, जबकि एथाइन की बात करें ये कैसा हाइड्रोकार्बन है तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अतः इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, कह रहा है कि कोयला खदानों में से कौन सी गैस निकलती है। देखिए कोयला के खदान के अंदर से जब कोयला निकाला जाता है तो बोल रहा है उसके अंदर कौन सी गैस बनती है। इसको आप लोग अवश्य याद रखिएगा कि कोयला खदानों में कौन सी गैस निकलती है तो कोयला खदान से जो निकलती है गैस उसका नाम है क्या सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसे तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है इससे निकलता है। देखिए इसे हम लोग बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, क्या बोलेंगे नाइट्रस डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलिए इसे, इसे क्या बोलेंगे तो नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। क्या बोलेंगे नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड बोलेंगे इसे। और यही जो है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रकृति में भी बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। मीथेन की बात करें तो ये गोबर गैस से निकलता है, ठीक है, कहां से निकलता है तो गोबर गैस से निकलता है। और दूसरी बात करें कि धान के खेत से भी यही गैस उत्सर्जित होता है। SO2 की बात करें तो ये तो जान गए कि कोयला खदान में भी ये निकलता है। और दूसरी बात करें SO2 का, यही जब SO2 वर्षा जल H2O के साथ मिलता है तो ये बनाता है H2SO4 जो कि अम्ल के रूप में पृथ्वी पर आकर के गिरता है। और ये इसकी बात करें इसे हम लोग क्या बोलते हैं तो इसे बोलते हैं ओजोन गैस, ठीक है, क्या बोलेंगे ओजोन गैस। और यही ओजोन गैस जो है हमेरी क्या करता है तो हमारी रक्षा करता है, किससे तो पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। तो इस तरीके से आप लोग इसके बारे में जान गए। तो आइए हम लोग इसका नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अगला इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। आइए सवाल नंबर 6 में बोल रहा है कि मानव श्वसन में छोड़ा जाता है। देखिए मानव द्वारा जो सांस अंदर ली जाती है इसमें कौन सी गैस ली जाती है और छोड़ी कौन सी गैस जाती है इसके बारे में बताना है। चलिए तो देखते हैं इस सवाल का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन देखिए पहला क्या कह रहा है गैसों का मिश्रण है ये, ठीक है, दूसरा कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा कह रहा है O2 यानी ऑक्सीजन, और चौथा कह रहा है CO2। देखिए इस चीज में हम लोग बात करते हैं। देखिए शोषण क्रिया में, शोषण क्रिया की अगर हम लोग बात करें, शोषण जो होता है एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, ठीक है, कौन सी होती है तो ऑक्सीकरण
अभिक्रिया होती है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, तो O2 का क्या होता है, तो जुड़ना होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम लोग श्वसन अंदर की ओर लेते हैं श्वास, ठीक है, अंदर सांस लेते हैं श्वसन क्रिया में, तो अंदर कौन प्रवेश कर जाता है, O2। लेकिन जब इसी श्वसन क्रिया में जब हम बाहर निकालते हैं, सांस को छोड़ते हैं, तो बाहर इसके साथ क्या निकलता है, तो CO2 गैस बाहर निकल जाती है। तो यह प्रक्रिया शरीर के अंदर लगातार चलती रहती है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इसका तो आंसर आप लोग जान गए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, समझिए इसमें क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल, तिलचट्टा के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है। किसके बारे में कह रहा है, कि तिलचट्टा के बारे में, ठीक है, तिलचट्टा के बारे में बोल रहा है कि श्वसन के लिए इसमें हृदय कोष्ठक कितने होते हैं, ठीक है, हृदय कोष्ठक जो होते हैं इसकी संख्या तिलचट्टे में कितनी होती है, तो 13 होती है। अगर हम लोग बात करें तो मनुष्य में कितने होते हैं, तो मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। अगर हम लोग पक्षी की बात करें या कोई भी सरीसृप हो, ठीक है, कोई भी सरीसृप हो, उसके हृदय कितने कोष्ठक के होते हैं, 4। आप लोग एक अपवाद में याद रखिएगा क्या, तो अपवाद में होता है कौन, तो अपवाद में याद रखिएगा मगरमच्छ, ठीक है, किसको याद रखिएगा, तो मगरमच्छ के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो इसमें पाए जाते हैं क्या, तो 3 कोष्ठक इसमें देखने को मिलता है। अगर हम लोग मछली की बात करें तो मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो इसमें केवल 2 चैम्बर पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इनको याद रखिएगा कि किसमें कितने कोष्ठक हृदय में पाए जाते हैं। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल, 8वां नंबर, अबिंदुकता। देखिए ये आंख का एक दोष होता है अबिंदुकता, कारण इसका निवारण किस लेंस द्वारा किया जाता है, तो आइए हम लोग इसे समझते हैं। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, दृष्टि दोष। इस दोष में आपको मुख्य रूप से 3 दोष पढ़ना पड़ता है। एक होता है आपका क्या, तो निकट दृष्टि दोष, ठीक है। दूसरा बात करें तो दूसरा होता है क्या, तो दूर दृष्टि दोष होता है। और तीसरा बात करें तो तीसरा क्या होता है, अबिंदुकता होता है, ठीक है, तीसरा अबिंदुकता। और चौथा भी होता है एक क्या, जिसका नाम है क्या, मोतियाबिंद जो होता है, ये भी आंख का एक दोष होता है। तो देखिए इसमें अगर हम लोग इस दोष का निवारण की बात करें तो निवारण निकट दृष्टि दोष किससे होता है, तो अवतल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। दूर दृष्टि दोष की बात करें तो उत्तल लेंस द्वारा होता है। और अबिंदुकता की बात करें तो इसे किससे दूर किया जाता है, तो बेलनाकार लेंस द्वारा। और इसका क्या किया जाता है, तो ऑपरेशन करके इसे क्या किया जाता है, तो ठीक किया जाता है। तो इस तरीके से दृष्टि दोष जो होता है इनका निवारण किया जाता है, ठीक है। आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे, 10वां में चलते हैं, सवाल नंबर 9 की बात करते हैं, ठीक है। 9 नंबर सवाल है, कह रहा है 2 समांतर समतल दर्पण। देखिए 2 समांतर है समतल दर्पण इस प्रकार से रखा हुआ है और दोनों समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर है। तो कह रहा है कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो देखिए जब इस तरीके का कंडीशन होता है तो इसमें अनंत प्रतिबिंब आपको प्राप्त हो जाएंगे। देखिए अगर यदि 2 समतल दर्पण किसी कोण पर झुका हुआ रहता है तो ऐसे कंडीशन में प्रतिबिंब जो होता है वो क्या होता है, तो उसको हम लोग निकालते हैं 360 बटे क्या, थीटा। अगर इसे कंडीशन में n का मान लिया जाए, क्या निकलता है, सम संख्या, तो प्रतिबिंब की संख्या होती है n बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1। अगर यही चीज विषम संख्या में आ जाती है तो विषम संख्या के लिए क्या हो जाता है, तो विषम संख्या के लिए नो चेंज होता है, n इक्वल टू 360 बटे क्या लिख देते हैं, तो थीटा लिख देते हैं। तो इस फॉर्मूले की मदद से आप क्या निकाल सकते हो, कितने प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर कितना है, तो 10। देखिए ये सवाल जो है आपका लास्ट सवाल है, टॉप 10 क्वेश्चन था। प्रिज्म से अपवर्तन के बाद श्वेत प्रकाश कितने रंग में बढ़ते हैं, तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि ये एक कोई क्या है,
प्रिज्म है, ठीक है। इस प्रिज्म से अगर श्वेत प्रकाश इससे गुजरता है तो अपवर्तन के बाद कितने रंगों में यह बढ़ती है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो आप सभी को पता होगा कि प्रिज्म से अपवर्तन के बाद श्वेत प्रकाश कितने रंग में बढ़ती है, तो यह बढ़ जाती है कितने रंग में, तो 7 रंगों में। तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7, तो 7 रंगों में बढ़ती है, जिसमें नीचे होता है वायलेट, आगे होता है इंडिगो, ठीक है, ये होता है ब्लू और ये होता है ग्रीन, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ आपका VIBGY O और ये हो जाएंगे R। R मतलब क्या हो जाएंगे रेड, O मतलब क्या हो जाएंगे ऑरेंज, Y मतलब क्या हो जाएंगे येलो और G का मतलब क्या होता है तो ग्रीन और B का मतलब क्या ब्लू होता है, ठीक है। B का मतलब ब्लू, I मतलब इंडिगो रंग का होता है और V मतलब क्या तो वायलेट रंग होता है। तो देखिए इस प्रकार से सबसे ऊपर लाल रंग होता है, सबसे नीचे कौन सा रंग होता है तो बैगनी रंग। तो अपवर्तन के बाद की जब ये घटना घटी प्रिज्म के अंदर तो कितने रंग में बटा है तो 7 रंगों में ये आके बट गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का प्रमुख टॉप 10 क्वेश्चन। दोस्तों यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरह का वीडियो डेली आप लोगों के लिए लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर इसी टाइम में मिलेंगे। तो चलिए तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।